हेलो दोस्तों, सेकंड लास्ट पार्ट में आपका स्वागत है। ठीक है, यानी इसके बाद एक लास्ट पार्ट बनेगा। मैंने आपको बताया था, वैसे भी ये ख़त्म होने के कगार पे आ चुका है। ठीक है ना, तो ये सेकंड लास्ट पार्ट है, इसके बाद लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में सिर्फ मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है ना, और आपको वो करवाऊंगा, क्या कहते हैं उसे, कि राष्ट्रीय आय में और घरेलू आय में चीज़ें शामिल होगी या नहीं होगी। ठीक है ना, यानी कौन कौन से आइटम्स है जो राष्ट्रीय आय और घरेलू आय में शामिल होती है और कौन से नहीं होती, तो उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, तो हम वो क्वेश्चंस करेंगे कौन से, अगले पार्ट में। डन। और एक क्वेश्चन कराऊंगा वो बड़ा वाला। तो देखो, अभी का जो टॉपिक है वो है निवेश, यानी जो छोटी छोटी चीज़ें छूट गई थी वो हमें खत्म करनी है। तो निवेश की अगर हम बात करें तो निवेश का मतलब क्या होता है, यानी इन्वेस्टमेंट जो होती है उसका मतलब होता है पूंजी स्टॉक में वृद्धि। यानी इन्वेस्टमेंट यानी निवेश से अभिप्राय पूंजी स्टॉक में वृद्धि से है। पूंजी स्टॉक मतलब कैपिटल जो आपका स्टॉक है, ठीक है ना, उसमें क्या है, वृद्धि से है। यानी अगर आपने 1 लाख लगाए तो उसके 1,10,000 हो गए, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट करिए आपने। क्लियर है ना। तो पूंजी स्टॉक में वृद्धि को क्या कहते हैं, निवेश कहते हैं। अर्थात निवेश पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है। यानी निवेश क्या है, एक प्रोसेस है। किस चीज की, कैपिटल फॉर्मेशन की, यानी पैसे को बढ़ाने की। चलो, निवेश के 2 घटक होते हैं। एक तो स्थिर निवेश यानी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है माल सूची निवेश यानी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। माल सूची मतलब इन्वेंट्री की बात कर रहा है, स्टॉक की बात कर रहा है। क्लियर। बात करते हैं स्थिर निवेश की। तो उसने कहा स्थिर निवेश का अभिप्राय एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा, मेरे साथ ये पढ़ते रहते हो आप। ठीक है ना। तो स्थिर निवेश का अभिप्राय एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां मतलब फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है ना, जैसे बिल्डिंग, इस टाइप की चीजें। ठीक है ना, प्लांट, ठीक है, मशीनरी। तो ये क्या होती है, स्थिर परिसंपत्तियां होती है। तो उसके स्टॉक में वृद्धि कह रहा है। तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या बोला उसने बोला स्थिर निवेश का अभिप्राय एक लेखा वर्ष में या एक वित्तीय वर्ष में उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां यानी फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है ना, फिक्स्ड एसेट्स की क्या होना, स्टॉक में वृद्धि होना। अब ये भी हो सकता है आपने कहीं पैसा लगा रखा है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो भी क्या, उसको भी बढ़ाना है, क्या होता है, हमारा स्थिर निवेश होता है। क्लियर हो गया। उसके बाद आता है माल सूची निवेश। माल सूची निवेश क्या होता है, मैंने कहा माल सूची निवेश का अभिप्राय एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादकों के पास जितना भी माल सूची स्टॉक है, यानी जो भी स्टॉक है उसमें बढ़ोतरी होना। अब बात को समझना, देखो क्या है, अगर वो माल सूची बोलेगा तो बोलेंगे माल सूची स्टॉक में वृद्धि होना। माल सूची स्टॉक में वृद्धि, यानी जब आपका स्टॉक बढ़ता है तो इसका मतलब माल सूची निवेश है, यानी स्टॉक में वृद्धि हुआ खाली। बट अगर आपका परिसंपत्तियां यानी स्थिर परिसंपत्तियां यानी फिक्स्ड एसेट्स, स्थिर मतलब जो अचल है, अचल परिसंपत्तियों के स्टॉक में वृद्धि हो रही है तो स्थिर निवेश है। बिल्कुल ध्यान से देखना इस लाइन को, बहुत बच्चे उल्टा सीधा लिख के आते हैं। माल सूची निवेश है, माल मतलब स्टॉक, तो स्टॉक में वृद्धि होगी तो माल सूची निवेश। स्थिर परिसंपत्ति यानी जो अचल स्थायी परिसंपत्तियां उसकी में वृद्धि होगी तो हमारा वो स्थिर निवेश। ठीक है, अब बाकी एक लेखा वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष आपको आता आराम से। क्लियर। चलो, मैंने कहा अगर आपसे कोई पूछे, देखो मैंने लिखा हुआ है निवेश के 2 घटक है। बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बहुत क्या 90% बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा निवेश कितने तरह का होता है, तो आप ये बोलोगे सकल और शुद्ध निवेश, ये 2 तरह का निवेश होता है। ठीक है ना, घटक बोलेगा तो स्थिर और माल सूची निवेश बोलेगा। क्लियर है। तो सकल और निवेश, अब देखो मैंने एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को प्लीज ध्यान से पढ़ना। मैंने कहा जो स्थिर निवेश होता है और जो माल सूची निवेश होता है ये, ठीक है ना, ये दोनों ना सब पार्ट है। सब पार्ट मतलब इसके अंदर आते हैं, सकल निवेश और शुद्ध निवेश के अंतर्गत आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये मेन हेड हो गए ये दोनों, और ये जो है ना इनके अंदर आते हैं। इनके अंदर मतलब आप सकल के अंदर भी ये पढ़ सकते हो, स्थिर के अंदर भी ये पढ़ सकते हो। इसका मतलब ये हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी सकल निवेश और नेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड करते हैं। किसको इंक्लूड करते हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। यानी स्थिर निवेश और माल सूची निवेश को कौन इंक्लूड करता है अपने अंदर, ये दोनों, सकल और शुद्ध। तो सकल शुद्ध बड़ा हो गया, बड़ा टर्म हो गया, उसके अंदर ये दोनों चीजें आती हैं। क्लियर ना, यहाँ तक फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप भी। तो आगे देखिए, अब हमें पढ़ना है सकल निवेश और शुद्ध निवेश के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया निवेश क्या होता है, स्थिर निवेश और माल सूची निवेश भी हमने पढ़ लिया है। अब फटाफट से खत्म करते हैं। देखो क्या है, वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियां है, आपने स्थिर परिसंपत्तियां तथा माल सूची स्टॉक को खरीदने के लिए फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेंट्री जो आपने खरीदी है, ठीक है ना, इन्वेंट्री को खरीदने के लिए आपने जो भी खर्च किया उसको सकल निवेश कहते हैं। तो
तो वर्ष के दौरान स्थिर परिसंपत्तियों तथा माल सूची स्टॉक को खरीदने के लिए किया गया खर्च क्या कहलाता है? सकल निवेश कहलाता है। दूसरी तरफ बात करें तो शुद्ध निवेश अभिप्राय पूंजी के स्टॉक में शुद्ध वृद्धि से है। यानी जब आपका कैपिटल का जो स्टॉक है ना, जो पैसे का जो आपका स्टॉक पड़ा है, भंडार पड़ा है, उसमें आप क्या करते हो, उसमें अगर शुद्ध वृद्धि हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं? निवेश कहते हैं। कौन सा निवेश? शुद्ध निवेश। इसके कारण उत्पादकों की जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादन करने की जो क्षमता वो बढ़ जाती है, और जब उत्पादन क्षमता बढ़ेगी ना तो उत्पादन का स्तर तो अपने आप बढ़ जाएगा, तो उत्पादन का स्तर बढ़ता है। क्लियर? फॉर्मूला बात करें तो मैंने आपको पढ़ा रखा है पहले भी, सकल इज इक्वल टू होता है शुद्ध प्लस डेप्रिसिएशन, तो वही है, सकल निवेश लग जाएगा बस। तो सकल निवेश इज इक्वल टू होता है शुद्ध निवेश प्लस मूल्यह्रास। जहां पे मैंने आपको बताया था सकल हमेशा बड़ा होता है, ये रहा, ठीक है ना, सकल मतलब ग्रॉस, तो ग्रॉस हमेशा बड़ा होता है, नेट हमेशा छोटा होता है। तो सकल निकालने के लिए, सकल मतलब समथिंग बिफोर लॉस, यानी कुछ घटाने से पहले जो निकलता है वो सकल होता है। तो सकल कैसे निकलेगा? इन दोनों को जोड़ करके ये बड़ा वाला हिस्सा बनेगा, और अगर आपको शुद्ध निकालना है तो मूल्यह्रास वहां से जाके माइनस हो जाएगा, तो मूल्यह्रास माइनस हो जाएगा तो शुद्ध निकल जाएगा, है ना। तो 2 पॉइंट क्लियर हो गए। नंबर 3, इसके अंतर्गत जो घिसी पिटी परिसंपत्तियां होती है, यानी जो आपने एसेट यूज करी है, ठीक है ना। अब यूज कर देखो, आप कोई भी चीज खरीदते हो, मान लो आपने बिल्डिंग ही खरीदी है या फोन खरीदते हो, तो क्या कुछ टाइम बाद उसकी वैल्यू वही रहती है जो आप पहले लेते हो? नहीं, ठीक है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। आपके दिमाग में चल रहा होगा बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ जाती है, ऐसा कहीं नहीं, बिल्डिंग की वैल्यू कम होती है, वो जमीन की वैल्यू बढ़ती है। मैं जमीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ? सिर्फ बिल्डिंग की बात कर रहा हूँ, लैंड की बात नहीं कर रहा हूँ। तो बिल्डिंग हो गया, फोन हो गए, मशीन हो गई, इन सबको जब लेते हैं ना हम, तो ये धीरे धीरे जो है इनकी वैल्यू टाइम के अनुसार, समय के अनुसार क्या होती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो घिसी पिटी परिसंपत्तियां होती है जिसको हमने यूज करा है, ठीक है ना, के स्थान पर नई परिसंपत्तियों को खरीदने के लिए किया गया खर्च, यानी व्यय। यानी आपने जो घिसी पिटी परिसंपत्तियां, उसके स्थान पर आप दूसरी परिसंपत्तियां लेना चाहते हो या खर्च करना चाहते हो, तो उसने बोला यहाँ पे इसको सम्मिलित करेंगे, ऐसे खर्चे को यहाँ पे हम सम्मिलित करेंगे, बट ऐसे खर्चे को हम यहाँ पे सम्मिलित नहीं करेंगे। तो अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट जो इन्वेस्टमेंट होगी, क्या होगी? जो आपकी रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होगी वो यहाँ पे इंक्लूड होती है, बट यहाँ पे रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कभी भी इंक्लूड नहीं होती है। नहीं, रिप्लेस करने के लिए कोई इन्वेस्ट करोगे ना तो यहाँ नहीं आएगा, बट यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आपका रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होता है इंक्लूड। क्लियर? यानी अगर मैं बात करूँ तो सीधा यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। डेप्रिसिएशन मतलब मूल्यह्रास, तो मूल्यह्रास यहाँ आता है, यहाँ कभी नहीं आता। देखो यहाँ हटा तो दिया, मूल्यह्रास माइनस हो रहा है तो आएगा ही नहीं, यहाँ मूल्यह्रास आता है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। इसका मतलब कि यहाँ पे मूल्यह्रास आएगा, यहाँ पे मूल्यह्रास नहीं आएगा। आगे चलते हैं। यह मौजूदा पूंजी स्टॉक में शुद्ध वृद्धि नहीं दिखाता है, यानी जो एग्जिस्टिंग आपका कैपिटल स्टॉक है, जो अभी वर्तमान में जो आपका कैपिटल का जो स्टॉक है, पूंजी का जो आपका स्टॉक है, उसमें शुद्ध वृद्धि को ये नहीं दिखाएगा। बट ये आपका एग्जिस्टिंग जो आपका स्टॉक, पूंजी स्टॉक होगा, यानी मौजूदा वर्तमान में जो पूंजी स्टॉक आपके पास है, कैपिटल स्टॉक है, उसमें शुद्ध वृद्धि को दिखाएगा कि कितना उसमें नेट एडिशन हुआ है। तो ये नेट एडिशन आपका नहीं दिखाएगा, बट ये नेट एडिशन दिखाएगा। क्लियर? सकल निवेश को शुद्ध निवेश की तुलना में अच्छा सूचक नहीं माना जाता है, जबकि शुद्ध निवेश को सकल निवेश की तुलना में अच्छा सूचक माना जाता है। तो फटाफट से एक बार इसको देख लीजिए जल्दी से, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आगे देखिए, 2 और डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहला हमारा है चालू पुनः स्थापन लागत। क्या है? चालू पुनः स्थापन लागत है। देखो उसने बोला एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान, यानी जब का एक अकाउंटिंग ईयर या जो एक पर्टिकुलर ईयर है उसके दौरान अर्थव्यवस्था की सभी उत्पादक इकाइयों के मूल्यह्रास, यानी जितने भी आपके पास क्या नाम है एसेट्स है, उस पर जो भी मूल्यह्रास लगा है, यानी जो भी डेप्रिसिएशन लगा है, जो भी उसकी वैल्यू कम हुई है, उसके अनुमानित मूल्य क्या, उसका अनुमानित मूल्य क्या कहलाता है? चालू पुनः स्थापन लागत कहलाता है। यानी उत्पादक इकाई, उत्पादक के पास उत्पादन करने के लिए जो भी उसने मशीनरी, बिल्डिंग रखी हुई है, जो भी चीजें हैं उसके पास, ठीक है ना, एक साल के दौरान अगर उस पर जो भी मूल्यह्रास लग रहा है ना, तो उसका अनुमानित जितना भी मूल्य होगा उसको हम क्या कहते हैं? चालू पुनः स्थापन लागत कहते हैं। क्लियर है? यानी जितनी भी उसकी वैल्यू कम हो रही है वो हमारी क्या होगी? चालू पुनः स्थापन लागत होती है। अब इसने बोला ये मूल्यह्रास आरक्षित कोष क्या है, यानी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या है। तो मैंने कहा जितना भी हमारी जो वैल्यू गिर रही है ना, इसके लिए हम एक कोष बना के रखते हैं। एक कोष मतलब एक भंडार बना के रखते हैं, एक अलग से रिजर्व बना के रखते हैं, उसी को तो ये कहते हैं। तो ये लिखा हुआ है देखो, मूल्यह्रास आरक्षित कोष से अभिप्राय उस कोष से, उस भंडार से है जो उत्पादन प्रक्रिया में, यानी जब आप उत्पादन जो प्रोसेस करते हो, प्रोडक्शन प्रोसेस करते हो, उसमें उत्पादक मूल्यह्रास की हानि को पूरा करने के लिए, यानी जो भी आपका वैल्यू गिर रही है, तो भाई वो भी तो वैल्यू, अब आपकी एसेट की वैल्यू गिर रही है तो क्या आपको घाटा नहीं हो रहा? घाटा तो हो रहा है।
तो उस हानि को पूरा करने के लिए जो भी वो कोर्स रखते हैं बना करके, एक अलग से मेंटेन करके रखते हैं गुल्लक, उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। क्लियर है ना? यानी मूल्यह्रास की हानि से बचने के लिए कि मूल्यह्रास लगातार होता जा रहा है, वैल्यू उसकी कम होती जा रही है हमारी एसेट्स की, ठीक है ना, हमारी परिसंपत्तियों की जो वैल्यू है, मूल्य, वो कम हो रहा है, तो उस लॉस से उसको बचने के लिए ये क्या करते हैं, एक कोर्स बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? कोर्स बना लेते हैं उत्पादक, उसको कहते हैं मूल्यह्रास आरक्षित कोर्स। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं, वो देखो क्या क्या आता है आज, आगे देखते हैं। अगला हमारा देखो डिफरेंस है प्रत्याशित अप्रचलन और अप्रत्याशित अप्रचलन क्या होता है। ठीक है ना? तो इसको फटाफट खत्म कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है। देखो अगर हम प्रत्याशित की अगर हम बात करते हैं, उसने कहा प्रत्याशित अप्रचलन से अभिप्राय मांग में परिवर्तन यानी डिमांड में चेंज होना। क्लियर है? चेंज इन डिमांड, और या प्रौद्योगिकी में परिवर्तन यानी तकनीक यानी टेक्निक में परिवर्तन, या तकनीक में परिवर्तन कर लो या मांग में परिवर्तन कर लो, किसी भी कारण से इन दोनों में से किसी एक से भी अगर स्थिर परिसंपत्तियों के मूल्य में गिरावट आ जाती है, देखो यहां भी स्थिर परिसंपत्तियों का मूल्य गिर रहा है यानी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर रही है, यहां पे भी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिर रही है, दोनों में यहां तक तो सेम है, मगर किसके कारण गिर रही है वो मेन बात करता है। तो यहां पे हमारा किससे मांग में परिवर्तन या डिमांड में चेंज हो गया, या तकनीक में परिवर्तन हो गया। मान के चलो ना, आप क्या नाम है, कोई कार आप यूज करते हो, ठीक है, अब उसका लेटेस्ट वर्जन आ चुका है, तो तकनीक में चेंज हो गया, तो लोग क्या है पुरानी कार को नहीं लेंगे, नई कार लेंगे। टीवी में भी ऐसी हुआ था, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से पहले, है ना, फिर जैसे कलर वाले आए तो लोगों ने उनको लेना स्टार्ट कर दिया, वो बड़े बड़े बॉक्स होते थे। उसके बाद अभी कलर में क्या, जो स्लिम डिल एलईडी वेलईडी में कौन से टाइप के चल रहे, जो भी एलसीडी वेलसीडी जो भी चल रहे होंगे, ठीक है ना, तो लोग क्या अब उनके पीछे भागते हैं। तो जैसे जैसे तकनीक चेंज होती है ना, तो हम हमेशा नई तकनीक को अडॉप्ट यानी उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, हम उसके पीछे भागने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण जो पहले वाली जो चीजें होती है ना, वो उनकी वैल्यू गिरती चली जाती है। तो सेम वहां पर यह भी हुआ कि मांग में परिवर्तन यानी मांग अब चेंज हो चुकी है, या तकनीक में भी चेंज हो सकता है। आप पहले मांग करते थे इस टाइप की चीजों की, अब आप मांग करो किसी और चीजों से, तो इससे क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू भी गिर जाती है। तो अगर इन चीजों से अगर एसेट्स की वैल्यू गिर रही है तो हम कहते हैं प्रत्याशित अप्रचलन। मगर अगर मान लो इन चीजों से नहीं, किसके कारण वैल्यू गिर रही है, प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, ठीक है ना, इस टाइप की चीजों से अगर आपके एसेट्स की वैल्यू गिर गई, या आर्थिक मंदी चल रही है आपके यहाँ, ठीक है ना, आपके देश में क्या है, मंदी चल रही है, तो उसके कारण अगर वैल्यू गिरती है स्थिर परिसंपत्तियों की, तो वो हमारा होता है अप्रत्याशित। तो याद रखना, बाढ़, भूकंप टाइप की चीजों से अगर वैल्यू गिर रही है स्थिर परिसंपत्तियों की, तो वो ये है मंदी वंदी टाइप की चीजें। मगर अगर तकनीक या डिमांड के कारण हो रहा है तो ये वाला है। पहला मेन पॉइंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, प्रत्याशित अप्रचलन जो होता है वो मूल्यह्रास का ही एक पार्ट होता है। ये मूल्यह्रास ही एक तरीके से क्या है, मूल्य का गिरना। क्लियर? मगर ये मूल्यह्रास थोड़ी ना है, यहाँ पे कोई यूज करने से थोड़ी ना हुआ है, आपने यूज थोड़ी ना करा है। ये बाढ़ आया, लो खत्म, आर्थिक मंदी आ गई, ये वाला यूज करने से हुआ है। आप जैसे मान लो कि आपने बिल्डिंग खरीदी, आप उसको यूज कर रहे हो, या आपने मशीन खरीदी, आप उसको 4 साल यूज किया, फोन लिया आपने, इसको 1 साल यूज किया, तो उसकी वैल्यू तो गिरनी है। तो यूज करने के कारण तो यहाँ पे गिर रही है वैल्यू, ये यूज करने का थोड़ी ना। मान लो आपने ऐसी रखी थी, बाढ़ आई लेके चले गई, तब भी तो खत्म, है ना। तो उसने क्या बोला, अप्रत्याशित प्रचलन क्या है, मूल्यह्रास का कोई भाग नहीं है। पहली बात तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पूंजीगत हानि बोलते हैं। अगर पेपर में आपसे पूंजीगत हानि के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो आप ये सब चीजें वहां लिख सकते हो आराम से, ठीक है। तो ये पूंजीगत हानि होती है, ठीक है ना, जबकि ये मूल्यह्रास का भाग होता है, ये पूंजीगत हानि नहीं है। डन। आगे, प्रत्याशित अप्रचलन का प्रबंधन, प्रबंधन मतलब हो गया एक तरीके से कि इसको मैनेज कैसे करते हैं, तो उसको मैनेज किया जाता है मूल्यह्रास आरक्षित कोष से, यानी डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, जो आपने इसके लिए अलग से रिजर्व भंडार बनाया ना, उससे इसका प्रबंधन किया जाता है ना, इसको मैनेज किया जाता है। तो उसको मैनेज किया जाता है मूल्यह्रास आरक्षित कोष। बट इसको अगर आपको करना है ना, तो मूल्यह्रास तो है ही नहीं, तो मूल्यह्रास तो होगा नहीं है। मूल्यह्रास आरक्षित जो कोष आपने बना रखा भंडार, उससे तो नहीं होने वाला, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड से नहीं होगा। ये किसके कारण होगा, ये परिसंपत्तियों के जो आपने बीमे कर रखे हैं। बीमे मतलब, बीमा क्या होता है, बीमा मतलब होता है इंश्योरेंस। तो आपने जो भी इंश्योरेंस करवा रखा है ना, उससे इसको मैनेज किया जाता है। यानी यहाँ पे इंश्योरेंस के थ्रू आप यहाँ पे हेल्प ले सकते हो, यहाँ पे डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड बनाया जाता है। क्लियर? तो काफी आसान सा था, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, अब हमारे पास है समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या होती है, यह समष्टि और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व। ऑलरेडी 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 11th क्लास के टीचर्स ये बताते हैं, ठीक है। अगर आपके टीचर्स ने आपको ये नहीं बताया तो प्लीज यहाँ पे देख लेना, ठीक है ना। वैसे ऑलरेडी सबको ही पता होता है इतना।
देखो समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषता अगर हम बोलें तो समष्टि अर्थशास्त्र क्या करता है, व्यापक दृष्टिकोण लेके चलता है। व्यापक दृष्टिकोण का मतलब होता है कि बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करने के पर्पज से समष्टि अर्थशास्त्र को ध्यान देखा जाता है, ठीक है ना। जबकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र वो छोटी मोटी यानी छोटी छोटी समस्याओं की बात करता है। तो यहाँ पे जो दृष्टिकोण है ना, जो दायरा रखने वाले ना वो बड़ा रखने वाले, तो यहाँ पे लिखा है व्यापक दृष्टिकोण होगा। और जो एनालिसिस जो होगा यानी जो विश्लेषण भी जो होगा ना वो भी क्या होगा, व्यापक होगा, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे आय और रोजगार के सिद्धांत की बात होगी, क्योंकि व्यष्टि में तो ये सब होता नहीं था, ठीक है ना। आय, राष्ट्रीय आय, ये सब चीजें, घरेलू आय, रोजगार, बेरोजगार, जितनी भी चीजें सारी यहीं पे आएगी, क्लियर। उसके अलावा परस्पर निर्भरता की अगर ये भी चेक करता है कि अगर एक समूह में अगर मैं चेंज करूं तो दूसरे समूह में कितना परिवर्तन आ सकता है या आ जाता है, क्योंकि एक दूसरे से परस्पर निर्भर है या नहीं है, सब कुछ कौन करेगा, हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र व्यापक दृष्टिकोण रखने वाला है, व्यापक विश्लेषण रखने वाला होता है। आय और रोजगार की बात हमेशा यही होगी, परस्पर निर्भरता यहीं पे देखी जाएगी, ठीक है ना। और सामूहिक हितों पर बल दिया जाएगा। सामूहिक हित का मतलब होता है जहां पे व्यक्तिगत हितों की बात नहीं होगी, सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं करनी, सामूहिक हितों यानी सभी की बात करनी है, समस्त के हितों की, क्या समस्त के हितों की बात करनी है वो यहाँ पे। समष्टि अर्थशास्त्र का महत्व की अगर हम बात करें तो आर्थिक नीतियां अगर बनानी है तो उसके निर्माण में ये सहायक होती है, आर्थिक नीतियों के निर्माण में सहायक होती है। बेरोजगारी का विश्लेषण करना है तो यहीं पे होगी। कभी भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर बेरोजगारी रोजगारी की बात आती ही नहीं थी, ठीक है ना, ठीक है। बट यहाँ पे हम बेरोजगार रोजगारी की बात हम करेंगे, बेरोजगारी की भी और रोजगारी सब बात यहीं पे होगी। उसके अलावा अर्थव्यवस्था के संचालन में सहायक होती है कौन, समष्टि, बड़े लेवल पे, क्योंकि उसके अलावा अगर आपको अंतर्राष्ट्रीय तुलना करनी है वो भी यहीं से होगी, व्यष्टि नहीं करेगा सब चीजें। आर्थिक नियोजन करना है, नियोजन मतलब प्लानिंग, ठीक है ना, अगर आपको प्लानिंग करनी है तो वो भी यहीं पे ही होगी। मौद्रिक समस्या यानी मुद्रा से संबंधित समस्याओं का अगर निवारण लेना है या उनको एनालाइज करना वो भी यहीं पे होगा। और व्यष्टि अर्थशास्त्र का विकास करना है तो विकास में भी यही सहायक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में भी यही सहायक है। तो ये हम ऑलरेडी 11वीं क्लास में आप पढ़ चुके हो, ठीक है ना। बट फिर भी मैंने आपको एक बार बता दिया कि अगर बाई चांस कोई टीचर अगर आपसे पूछ ले तो आपके पास से कुछ छूटना नहीं चाहिए। और फिर भी अगर कोई चीज़ छूट गई हो, मेरे से छूट गई हो, तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं उसको करवा दूंगा, ठीक है ना, एक क्लास लगा के। ये हो गया। अगर आपसे मान लो इसके अलावा ये नहीं पूछता, ये पूछता है कि समष्टि अर्थशास्त्र का दायरा क्या है, उसका स्कोप क्या है, ये बताओ ना। तो जब भी आपसे स्कोप पूछे तो बच्चे कहते हैं आउट ऑफ कोर्स से तो हमने पढ़ा ही नहीं है। स्कोप में हमेशा इंडेक्स बता दिया करो। समष्टि अर्थशास्त्र में जो पढ़नी है, क्या क्या पढ़ना है, भुगतान शेष, रोजगार बेरोजगारी वाली बातें वहाँ यहीं पढ़नी है, राष्ट्रीय आय घरेलू आय की बात यहीं करनी है ना, ठीक है, मुद्रा यहीं करनी है, बैंकिंग यहीं करनी है। उसके अलावा और कौन से चैप्टर आपका, सरकारी बजट यहीं पे बात करनी है, समग्र मांग समग्र पूर्ति वाली बातें यहीं करनी है। तो जितनी जो आपका इंडेक्स है ना, ये इसका स्कोप है, यानी समष्टि अर्थशास्त्र का दायरा है। स्कोप अगर आपसे पूछता है समग्र मांग समग्र पूर्ति, आपका ये राष्ट्रीय आय घरेलू आय रोजगार बेरोजगारी की बात सब यहीं एनालाइज होगा, ठीक है ना। उसके अलावा भुगतान से सरकारी बजट और एक आपका और है विनिमय दर वाला चैप्टर भी है, विदेशी विनिमय दर वाला, वो भी इसके अंदर ही आएगा, ठीक है ना, क्योंकि व्यष्टि के अंदर थोड़ी ना आएगी ये चीजें, कहाँ आती है, समष्टि के अंदर आती है, क्लियर। तो चलो एक काम करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे रोक लेते हैं।